हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, कई बार क्या होता है कि बहुत सारी बातें करने का मन करता है, फिर लगता है कि यार ये बातें तो एज अ दोस्त कर सकते हैं, फिर ऐसा भी लगता है कि यार मूवी शूवी और मूवी शूवियंस तो दोस्त ही हैं, तो क्यों ना लंबी चौड़ी बातें करी जाएं। क्यों एक वीडियो जिसके अंदर सिर्फ हम बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं, उसको सिर्फ एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की तरह छोड़ दिया जाए, इसने इतने करोड़ कर दिए, इतना करोड़ कर दिए। देखिए, ये जितने भी करोड़ होते हैं या जितना भी कोई ऐसी मूवी होती है जो चल जाती है, या फिर ऐसा कोई लेट्स से सिनेमा हाउस है जो बहुत ज़्यादा आगे प्रोग्रेसिव चला जाता है, जैसे कि तेलुगु सिनेमा चला जाता है, और कोई किसी को डीमीन कर दिया जाता है, जैसे हिंदी सिनेमा कोई नहीं देखना चाहता उसको आज के डेट के अंदर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और वही नंबर्स में रिफ्लेक्ट करता है। तो कहीं एक इमोशन है बहुत स्ट्रांग जो रिफ्लेक्ट करती है नंबर्स की तरफ। तो मेरा तो यही लगता है कि यार, अगर मैंने ये डिस्क्राइब नहीं किया तो फिर ये नंबर्स का जो इमोशन है ये आप तक पहुंचेगा नहीं। तो बहुत से लोगों ने बोला कि फटाफट से बता के निकल लिया करो, तो वो मेरे से होगा नहीं। वो उसके लिए और चैनल्स हैं, वो कर सकते हैं। मेरा तो मुद्दा यही रहता है कि मतलब ब्रॉडली आपको मैं बताऊं कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो सारी मूवीज़ कवर करेंगे आज, और जहाँ मेरे जो जो सेंटिमेंट्स मुझे समझ में आ रहे हैं, क्या चल रहा है नहीं चल रहा, बॉयकॉट क्यों हो रहा है, प्रेज क्यों हो रही है, सब कवर करेंगे। और हर सिनेमा को कवर करेंगे जो हिंदुस्तान में चल रहा है, लार्जली स्पीकिंग। सिग्निफिकेंट रिलीजेस स्काई फोर्स, देवा, विदा मयूरुचि हम कवर करेंगे, बैटैस कवर करेंगे, लव्यापा कवर करेंगे, ठंडेल कवर करेंगे। कुछ री रिलीजेज हुई थी, इंटरस्टेलर और सनम तेरी कसम, उसका डे 2 हो जाता है दोनों का, वो कवर करेंगे। डे 1 नहीं कवर किया था, मैं उसके बारे में बात करूंगा। और फाइनल नंबर ऑफ संक्रांति वस्तुनम क्या थे, और पुष्पा 2 के फाइनल नंबर हिंदी वाले वर्जन के क्या हैं, उससे शुरू करते हैं। तो संक्रांति वस्तुनम का जो फाइनल नंबर है वो लगभग लग रहा है कि 185 से 186 करोड़ रुपीस नेट पे क्लोज करेगा। ये मैं नेट इंडिया की बात कर रहा हूँ। और ऐसे पुष्पा 2 का जो हिंदी नेट कलेक्शन है वो 36.25 करोड़ रुपीस के आसपास एंड करेगा। तो अब बहुत अच्छा कलेक्शन है। बहुत से लोगों के साथ मैंने दोबारा से पुष्पा देखी OTT के ऊपर, और मैंने कुछ फ्रेंड्स के साथ देखी। मैंने उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। मैंने पूछा कि भाई ये ना मूवी देखो और 4 घंटे ज़रूर लगाने पड़ेंगे, देखो और मुझे बताओ कि जो एंड के सीन के अंदर जो इसके अंदर क्रिश की पावर आई है क्या आई है। तो बहुत से लोगों का यही मानना था कि जो मैंने अपने रिव्यू के अंदर भी बोला था कि अगर आप इतनी लाचारगी क्रिएट कर दो कि आप चाहते हो कि हीरो उठे और मारे, हमें तो बड़ा एलिवेशन आ गया, क्यों दिमाग लगा रहे हो। तो ये जो एटीट्यूड हो गया है फिल्मों को देखने के लिए कि क्यों दिमाग लगा रहे हो, दिमाग मत लगाओ। इंटेलेक्चुअल लेस को घर पे छोड़ के आओ, कहीं और यूज़ कर लो, काम में यूज़ कर लो, आप पढ़ाई में यूज़ कर लो, पिक्चर देखते टाइम मत करो। यहाँ पर मेरे को मज़ा आ गया, मैं कर लिया। मेरी जीवन में वैसे ही इतने दुख हैं, अगर मुझे कोई ऐसा एक इंसान दिख जाता है जो अनशैकल कर रहा है चीज़ें, जो इंसाफ लेके आ रहा है, तो मेरे को बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो मैंने तो सवाल पूछा कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है। कहा जाता है कि जो साउथ की जितनी फिल्में हैं उसके अंदर जो कितने रूटेड लोग हैं ये है, तो यहाँ इतना क्राइम क्यों दिखाता है कि हर इंसान ही मसीहा बना हुआ इतने लोगों को मारता जा रहा है, तो साउथ में बहुत ज़्यादा क्राइम होगा। उसका आंसर मुझे नहीं मिला कि साउथ में बहुत ज़्यादा क्राइम है इसलिए वहाँ पर सारे हीरोज़ जो हैं बचाने निकल आए हैं। क्या वहाँ पर वो जो रेप वाले सीन होते हैं या फिर इस तरीके की छेड़खानी वाले सीन होते हैं वहाँ नहीं होते हैं, और बॉलीवुड में होते हैं या कहीं और नहीं होते। तो कहीं ना कहीं हमने ये सेटलमेंट करी आपस में कि यार इंसान तो सेम ही तरीके के होते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप इमोशंस को इतने हाई लेके चले जाओ कि मजबूरी फील होनी शुरू हो जाए, फिर एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेबल। फिर मुझे याद आया कि जो राकेश रोशन साहब थे, उनका जो द रोशंस नाम की सीरीज़ ही आई थी, डॉक्यूमेंट्री सीरीज। तो उन्होंने भी एक ही चीज़ ये बोली थी कि यार, अगर आप कोई चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाना चाहते हो, वहाँ पर मैजिक हो रहा है, किस्म का उड़ रहा है आदमी हाथ पैर बांध के भी, लेकिन आपने मजबूरी इतनी ज़्यादा, इमोशन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए, तो आपको जो जनता है ना माफ़ कर देती है। तो ये मेरे दिमाग में, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से सोचता है, ये इस बात मेरे को समझ में नहीं आती है। और वो कहीं ना कहीं मेरे रिव्यू के अंदर भी रिफ्लेक्ट करती है। और कहीं ना कहीं एक सेंसिबिलिटी हर एक इंसान की अलग होती है। मेरे ख्याल से मूवी शूवियंस जितने भी हैं उनकी भी जो सेंसिबिलिटी इस तरीके की है कि थोड़ा सा तो रैशनल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मैजिक ही हो रहा है। तो लेकिन मेरे को जो पता चला मैंने आपको ज़रूर बताया। अब आगे चलते हैं इंटरस्टेलर के ऊपर। इंटरस्टेलर का जो डे 1 था वो था 2.4 करोड़ रुपीज़ के आसपास थे, जैसे 2.5 करेगा, और मोटे मोटे लेवल पे ये 5 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस कर लेगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी, और बहुत से ऐसे एलिमेंट थे जो आज भी समझ में भी नहीं आए थे। अब ये थिएटर में रिलीज़ हो गई है तो मैं थिएटर में जाके पैसे तो नहीं खर्च करूँगा, लेकिन इंटरनेट पे दोबारा देख के, OTT पे देख के एक बार रिव्यू करने की कोशिश करेंगे, और वो एक्सप्लेनर वीडियो टाइप ही होगा इसमें हुआ क्या है, मैं भी समझना चाहता हूँ।
सनम तेरी कसम एक सरप्राइज तरीके की हिट निकल के आई है। ये आज तक की सबसे बड़ी री रिलीज ओपनर हो चुकी है, और जो मैं आपको नंबर बताने जा रहा हूँ आप हिल जाओगे सुन के। 4.25 करोड़ रुपीस का इसने बिजनेस किया डे वन के अंदर। और बहुत से ऐसे शोज थे लवयापा के जो कि कैंसिल हुआ, और मेरा खुद का शो भी कैंसिल हुआ था। मेरे पास टिकट्स हैं दोनों के दोनों, वो उसमें ज़्यादा लोग नहीं आए, तो सनम तेरी कसम के लिए जो जनता थी वो पहुंच रखी थी। जब मैं सेकंड शो देखने गया था लवयापा का, वो कैंसिल हो गया था, और सनम तेरी कसम का जो शो था उसके अंदर ज़्यादा लोग थे, वहाँ पर लोग देख रहे थे। मैं भी अंदर घुसा तो मुझे लगा कि भाई ये क्या चलना शुरू हो गया। फिर दूसरी टिकट मिली मुझे जब मैं फैमिली के साथ देखने गया। तो ये जो 4.25 है, ये 4.5 करोड़ रुपए के आसपास आज होगा। तो बड़े नंबर इसके लिए आ गए हैं, करीबन करीबन 8.5 करोड़ रुपए आप रफली मान के चलो कि इसकी इतनी बड़ी कलेक्शन आ जाएगी। जब इसने ओरिजिनली रिलीज हुई थी, आई डोंट नो कभी ये रिलीज हुई थी, तब 8 साढ़े 8 9 करोड़ में ये निपट गई थी। उतना बिजनेस इसने सिर्फ 2 दिन के अंदर कर लिया है। तो ये कहीं ना कहीं वो वाली मूवी है जो बड़ी लवी डबी मूवी थी, और बहुत सारे लोग इसके सेकंड पार्ट की डिमांड कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट आते ही और जैसे ही ये फरवरी वाले महीने के अंदर क्लोजर टू वैलेंटाइंस डे आया, फटाक से इसके नंबर्स जो हैं अलग लेवल पे आ गए। अभी क्योंकि टी सीरीज़ की पिक्चर है, और हर्षवर्धन राय ने ऑलवेज प्रेजेस दैट प्रोडक्शन हाउस। मुझे ऐसा लग रहा है अब इसका पार्ट 2 ज़रूर निकालेंगे, कंसिडरिंग कि इतनी बड़ी हिट होगी कि बाकी जो नई रिलीजेस आई हैं हिंदी की उससे डबल बिजनेस इसने किया। अब कैसे किया बात करते हैं, पहले ठंडेल की बात कर लेते हैं। जो ठंडेल है उसका डे 2 का जो कलेक्शन है वो रफली उतना ही है जितना डे वन का है, लेकिन इसमें ड्रॉप है। कल 11:30 पे क्लोज किया था, आज ये करीबन 9:30 के आसपास करेगी। टोटल इसका जो हो जाएगा वो 21 करोड़ हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था ये एक ठीक टाइम वन टाइम वॉच है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है इसके अंदर। बट जो जब तक लवी डबी तरीके की चीज़ें चल रही होती हैं इसके अंदर, दोनों कपल के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक है नागा चैतन्य भी अच्छा लग रहा है, और कहीं ना कहीं आपको साई पल्लवी भी ठीक लग रही है। जहाँ पर ये ड्रामेटिक टर्न पाकिस्तान में जाता है वो थोड़ा ओवर द टॉप हो जाता है, और लैंग्वेज भी मूवी की थोड़ी चेंज होनी शुरू हो जाती है, और थोड़ा सा हल्का सा आपका फ्लेवर जो होता है वो जाना शुरू हो जाता है, हीरोइज्म टेक्स ओवर। तो वो जो है पार्ट मेरे ख्याल से ठीक से हैंडल नहीं किया गया, ट्रांसफॉर्मेशन वाली स्टोरी। बट अदरवाइज स्टिल इट इज़ अ वन टाइम वॉच। ये सक्सेसफुल मूवी होगी क्योंकि 2 दिन के अंदर 21 करोड़ तो ये कर चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं स्काई फोर्स की। फिर मैं नई मूवीज़ जो आई हैं उनके बारे में भी बात करूंगा। स्काई फोर्स का जो डे 16 है दैट इज़ 1 करोड़ रुपीज़। अब इसमें बहुत सारे डिस्कशंस कर चुके हैं कि इसका बजट क्या था, ये क्या था। या तो आप देख लीजिए कि भाई बजट था, बजट क्रॉस होते हैं हम हिट सुपर हिट मान लेंगे। ये एक नैरो माइंडेड तरीका है सोचने का, और ये बेवकूफ़ों वाला तरीका है जो पुराने ज़माने में चलता था। ठीक है, ये बहुत बारी समझा चुका हूँ मैं। जो लोग चैनल को फॉलो नहीं करते हैं अचानक से एकदम प्रकट हो जाते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम आती ही आती है। लेकिन आपका वो जो हिट नॉन हिट इससे डिटर्मिन होता है कि पूरे वैल्यू चेन के अंदर आपका प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर लार्जली, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, एग्जीबिटर हो गया, अगर सबने पैसे कमा लिए तो फिर काहे को रो रहे हो। तो जितने पे डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा है और एग्जीबिटर ने पैसे कमा लिए और डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसे कमा लिए, तो पिक्चर टेक्निकली आज के ज़माने में हिट हो जाती है। कुछ पुराने ज़माने के क्रिटिक्स जो अपने आप को बहुत बड़े क्रिटिक मानते हैं उनको बात समझ में नहीं आ रही है। वो बड़ी कन्वीनियंटली उनका जो पासा है वो शिफ्ट होता चला जा रहा है। वो सोचने लग गए हैं कि यार ये बॉलीवुड को तो ज़्यादा लाइमलाइट नहीं मिल रही, पहले मिल रही तो नी के तलवे चाटते थे, अब किसी और के तलवे चाट रहे हैं। किसी बिन पैंते के लौटे होते हैं कि वो दीन ईमान होता नहीं है, ना शुरू में था, पहले भी समोसा था, अभी भी समोसा है। बहुत ही कम लोग ऑनेस्टली इस बात का लॉजिकल आंसर दे पाएंगे। इमोशनल आंसर आपको चाहिए, बेवकूफ़ों वाला आंसर चाहिए कि नहीं ऐसे ही होता, ऐसे ही होता, हम तो ऐसे ही देखते थे, ऐसे ही होता था, तो ऐसे ही वाले जो आंसर है वो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मैथमेटिकल नंबर, अकाउंटिंग जिस तरीके से चलती है वो कोई नहीं बता पाएगा। जब बताते हैं तो उसका एक्सेप्टेबल लेवल जो होता है उसका बड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो दिमाग लगाना चाहते ही नहीं, लोग इमोशंस में चले जाते हैं। क्योंकि जी बॉलीवुड की पिक्चर है, हाय हाय कर दो, रोना शुरू कर दो। तो 1 करोड़ रुपीज़ ने बिजनेस किया है, तो 129.5 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस हुआ है आज, और 164 से 165 करोड़ रुपीज़ का वर्ल्ड वाइड टोटल है। अब जिसने रोना है वो रोता रहे, नंबर तो फिलहाल यही है। ठीक है, और हिस्ट्री में भी यही दर्द होगा जितना भी रोना रोता रहो। देवा का जो डे 9 है दैट इज़ 1 करोड़ रुपीज़, आज 33 करोड़ रुपीज़, 51 करोड़ रुपीज़ का कल तक था, 52 करोड़ रुपीज़ के आसपास हो चुका है इसका वर्ल्ड वाइड ग्रैंड टोटल। ये मूवी से बहुत ज़्यादा जो है डिजर्व करते हैं। देवा को और मैं लव्यापा को बाद में कवर करूंगा एक साथ, क्योंकि इनके टॉपिक इंटरलिंक्ड है। विदम विराची डे 3 है, इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं एक सुपरस्टार दिखेंगे तमिल के, अजित, और उनकी ये मूवी है, ढीली मूवी है थोड़ी सी, जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है उससे थोड़ी ढीली है। हाई ऑन इमोशन या हाई ऑन एक्शन एक्सपेक्टेशन होती है, या फिर एक डिफरेंट ही लुक उनका एक्सेप्टेबल होता है। ये तीनों डिपार्टमेंट्स में ये चीज़ मिसिंग है। ना तो एक्स्ट्रॉर्डनरी स्टोरी है, ना इनकी एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई लुक है, ना कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्शन है, या फिर कोई
नुआंस है कैरेक्टर के अंदर, प्लेन वनीला स्टोरी है, कोई सस्पेंस नहीं है, सीधा सीधा चलती है। जो मोहतरमा इसको मास्टरपीस बोल रही है, अपने दिमाग का इलाज करा ले, क्योंकि शायद उनको समझ ही नहीं आया कि चल क्या रहा है। ठीक है, सो गई होंगी, फिर उठी होंगी, फिर उनको लगा कि अच्छा ये तो मास्टरपीस हो गया, लिख दो। ठीक है, तो 10 करोड़ इसने कल किया था, आज ड्रॉप 9 करोड़ का आया, तो इसका मतलब है कि अपने क्षेत्र में भी नहीं चल रही, अगर तमिल मार्केट पे भी नहीं चल रही, तो एक्सेप्टेबिलिटी लो हो रही है। और ये हम बोलेंगे नहीं, ये बोलेंगे नहीं तो कैसे करेंगे बॉलीवुड हाई हाई। तो 36 + 9 इज 45 करोड़ रुपीज़, तो ये इसका टोटल हो जाता। ये फ्लॉप होगी मूवी, क्योंकि ये महंगी पिक्चर है। अब चलते हैं बैड एस रवि कुमार के ऊपर। डे वन जो ब्लॉकबस्टर और ऐसी बातें हो रही थी, मेरे ख्याल से इस मूवी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो 20-25 करोड़ रुपए में बनी है, और अपना प्री रिलीज बिजनेस ही कर चुकी थी, अपना पूरा पैसा कमा चुकी थी प्रोड्यूसर्स के लिए। बट जैसे मैंने बोला, प्रोड्यूसर तो पैसे कमा ही लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब कितने में पैसे कमाएंगे, वो मैं बिजनेस एनालिसिस कर चुका हूँ, तो वो आप देख लेना चैनल के ऊपर जाके। बट कल इसने 3.5 करोड़ रुपए करे, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। बट क्योंकि मैंने आपको बड़ी क्लियरली बोला था कि मेरे क्रिंज की डेफिनेशन साउथ सिनेमा नहीं है, मैं कभी भी किसी को जबरदस्ती क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, जो रेगुलर मूवी शूवियंस है उनको पता है। मैंने पुष्पा 2 को क्रिंज बोला था, अब मैं बैड एस रवि कुमार को भी क्रिंज ही बोलूँगा। ये क्रिंज सिनेमा है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक आधा डायलॉग अच्छा बोल देना, ज़बरदस्ती के डायलॉगबाजी कर लेना, ये गलत सिनेमा है, ये सिनेमा है ही नहीं है। आप 2 मिनट के लिए एंटरटेन होके जब बाहर आ जाओगे, तो आप ये सिद्ध कर दोगे बाहर आके कि भाई, और कमेंट्स में भी ये लिखा हुआ आता है कि भाई ये तो नॉन नेपोटिज्म वाली पिक्चर थी, हम ये देख के आ रहे हैं। तो आप नॉन नेपोटिज्म के चक्कर में कचरा देखने लग जाओगे। और उसका रीज़न मैं अब लवयापा से भी लिंक करके बता देता हूँ। लवयापा का जो डे 2 का कलेक्शन है, दैट इज़ 1.5 करोड़ रुपीज़, कल भी 1.5 करोड़ किया था, इसका है 3 करोड़ रुपीज़। बैड एस रवि कुमार का 2 करोड़ रुपए आज, तो 3.5 और 2 उसका 5.5 करोड़ हो जाता है। लोग एक किस्म से चिढ़ चुके हैं, और ये चिढ़ मुझे नहीं लगता नेपोटिज्म की चिढ़ है, ये बिल्कुल भी नेपोटिज्म की चिढ़ नहीं है। ये एक ट्रेंड चल गया है नॉर्थ साउथ को भिड़ाने का, ताकि कहीं ना कहीं वो उनका सोचना भी वैसा ही है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये नेपोटिज्म वाली नहीं है, ये इन्फ्लुएंशियल लोगों से, उनको ईजिली कैसे मिल गया। तो मैंने इंटरव्यू सुना आज लकीली सलमान खान का, मैं सुन रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। जो उनका नेफ्यू है, कौन है जो वो उसके साथ ही सुन रहे थे, तो इंटरव्यू आ रहा था, तो मैं सुन रहा था। दम बिरयानी के ऊपर आया, तो अरहान खान के साथ, तो उसने सलमान खान ने बोला कि यार अपना कंपटीशन जो है ना, उन लोगों के साथ करो, रणबीर कपूर के साथ करो, कोई टाइगर श्रॉफ के एथलेटिक जो उसके स्किल्स हैं उसके साथ करो, कोई इंटेंस एक्टर लाइक शाहिद कपूर की तरीके से करो, मेहनत करते रहो, रुको मत। और अगर आप कहीं फेल हो रहे हो तो इस वजह से हो रहे हो कि शायद लोग, किसी और ने ज़्यादा मेहनत करी होगी इसलिए आपको नहीं मिला। अब ये जो लोग हैं, ये जो बेवकूफ़ क्लास है जो हाय 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 करते रही, ये मेहनत कर नहीं रहे हैं। ठीक है, ये चाहते हैं प्रिविलेज लाइक समबडी एल्स। अब आप सोचिए कि जब अक्षय कुमार ने प्रिविलेज अर्न करी, सलमान खान ने अर्न करी, शाहरुख खान ने अर्न करी, अब इनके जब बच्चे जो होंगे तो ये क्या बोलेंगे कि भाई ये मैंने जो पैसा जोड़ा, ये इसको आग लगा दो। वो यही बोलेंगे कि भाई ठीक है, मैं आपको चांस देता हूँ, इसको वेल यूटिलाइजेशन करो। तो जब आप ये बोलते हो कि इन बच्चों को वेल ट्रेंड तरीके से आना चाहिए, या जैसे सलमान खान ने बोला कि आपका कंपटीशन इतना हाई है तो पूरा ट्रेन होके आओ या फिर मेहनत करते रहो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सिर्फ प्रिविलेज के नाम पे चिढ़ जाओगे और आप बोलोगे इनको तो एक्टिंग ही नहीं आती, ये क्या देख लो मैंने, बेकार है, ये तो ये है वो है, और आपको वो डॉली चाय वाला पसंद आना शुरू हो जाएगा, आपको तंबाकू पसंद आना शुरू हो जाएगा, आपको नाखून बड़े हुए पसंद आने शुरू हो जाएंगे, और एक जो सोफिस्टिकेशन है वो आपकी ज़िंदगी से दूर होती चली जाएगी। आपको बैड एस रवि कुमार के वो जो सुसु वाले डायलॉग्स हैं वो पसंद आने शुरू हो जाएंगे। ये थोड़ा क्लास का मैटर हो जाता है। तो और वो क्लास का मैटर भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आ जाता है। मेरे ख्याल से लवयापा में जो एक्टिंग हुई है वो बहुत अच्छी हुई है। अब जिसको रोना रोता रहे, मेरे हिसाब से दैट बॉय हैड एक्सेलेंट स्क्रीन प्रेजेंस, दैट गर्ल फॉर द फर्स्ट 75% ऑफ द मूवी वॉज ओकेश, बट द लास्ट फ्यू शॉट्स वर गुड, नॉट एक्सेलेंट, बट शी कैन इम्प्रूव। बट उसकी जो लुक्स हैं वो इस तरीके की हीरोइन टाइप की नहीं है, तो आई डोंट नो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ खुशी की मैं बात कर रहा हूँ। बट ये लड़का चल जाएगा जुनैद, क्योंकि उसमें स्क्रीन प्रेजेंस तो है और इसने कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, नुआंस तरीके से प्रेजेंट भी करी। अब होता क्या है कि जब आपके पास जो थिएटर बिहेवियर है, आप किसी की भी इंटेलिजेंट रिसर्च करा के देख लेना, जो क्लास है जो जाता करती थी थिएटर के अंदर, उनके पास बहुत अच्छा
इंटरनेशनल कंटेंट, सोफिस्टिकेटेड कंटेंट है, दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर मनी बिकॉज फॉर देम टाइम इज मनी। तो वो क्या करते हैं, ओटीटी के ऊपर कंटेंट कंज्यूम करते हैं। वो बोलते हैं कि ओटीटी के हम वो कंटेंट देखेंगे जो हमें पसंद आता है। फिर कल को ये मूवीज़ रिलीज हो जाएंगी, हमें कोई जल्दी नहीं है, मेरे को ऑफिस का काम है, ये है वो है, दे हैव अ वेरी बिजी लाइफ। अब बाकी जो लोग हैं वो थिएटर में जाके जाते हैं, और वो तब जाके ये जब बातें आनी शुरू हो जाती हैं कि भाई ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, साउथ बहुत महान हो गया, ये तो बड़ा रूटेड हो गया। मुझे पता है कितना फुद्दू बनाते हैं रूटेड होने के नाम पे। हर जना बनाता है, क्योंकि ह्यूमंस कभी चेंज ही नहीं हो सकते, वर्ल्ड वाइड चेंज नहीं हो सकते, और हिंदुस्तान में हर इंडियन एक जैसा ही है भाई। ये आपका बिल्कुल ही गलत बिहेवियर है सोचना है कि ऊपर और नीचे कुछ अलग हो जाएगा। तो ये जो बिहेवियर होता है ना, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि सोफिस्टिकेटेड क्लास तो जा ही नहीं रही। वो बोल रही है कि मैं तो तब चॉइस लूंगी जब कोई बहुत बड़ी हिट हो जाती है। जो आंडू पांडू हैं वो चले जाते हैं। आंडू पांडू जो हैं वो इसके जैसे एक वर्ड है ना, उसी तरीके के रिएक्शंस देते हैं। और फिर बहुत ही महान से हमारे यूट्यूबर्स भी आ गए, ठीक है, जो कुछ नहीं कर रहे थे, वो कुछ भी लैंग्वेज यूज़ करके, गाली गलौच यूज़ करके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। वो लोगों को बड़ा मज़ा आया होता है। तो वो बोलते हैं कि वो उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। ये आंडू पांडू चीज़ें और ये सारी गाली गलौच से जो शुरू हुआ, ये ट्रूथ बन गया है किस्म का। और उसके बाद फिर सुशांत सिंह राजपूत का जो केस हुआ, उसके बाद जो पॉलिटिकल मैटर था, उस पॉलिटिकल मैटर के ऊपर अगर आप अभी जजमेंट देखोगे तो एक पॉलिटिशियन को बोला गया कि तेरे पे केस चलेगा, लेकिन सारी तहमत आ गई बॉलीवुड के ऊपर। आज की डेट में जितने भी आप बड़े स्टार्स देखोगे जो सस्टेन हुए हैं, वो सारे सेल्फ मेड स्टार हैं, या फिर कोई अगर किसी बड़ी फैमिली से आए हैं तो उन्होंने अपने बिजनेस की तरह इसको लिया, जैसे कोई अंबानी लेगा, सबको ट्रेन करेगा। तो राज कपूर की फैमिली का आज की डेट में रणबीर कपूर भी 3rd 4th जनरेशन भी पूरा वेल ट्रेंड है। तो जितना भी ये रोना है ज़बरदस्ती का बिना बात पे, क्योंकि अगर आप उसका भी उठा लो, साउथ में भी उठा लो, तो आपको दिखेगा तेलुगु सिनेमा के अंदर चाचा ताया के अलावा तो बड़ा मुश्किल है किसी का भी आना। कोई आ ही नहीं पाता है वहाँ पर, सारे चाचा ताए हैं, उसको बिग बॉयज़ क्लब बोला जाता है, वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वहाँ पर ठीक से मार्केटिंग नहीं होती। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि बॉलीवुड के अंदर सर्वाइवल के लिए इतना ज़्यादा कंपटीशन और ईर्ष्या और कुछ गलत लोगों का आना ऐसा हो गया कि हर बंदा बोलता है कि मैं तो इनसाइड न्यूज़ दे दूंगा। क्या कास्टिंग काउच वहाँ नहीं होते हैं? वहाँ भी होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। जो भी ह्यूमन होता है उसका बिहेवियर लार्जली सेम होता है। जो चीज़ें कुछ लोग कंट्रोल कर जाते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग बहुत स्ट्रांग होती है, तो वो अपना पैरामीटर बना के रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर शाहरुख खान बोलता है या फिर सलमान खान बोलता है यार मैं नो किसिंग पॉलिसी है मेरी, तो वो बड़ा दिखता है कि भाई नो किसिंग पॉलिसी का मतलब नो किसिंग पॉलिसी कभी किए ही नहीं जीवन के अंदर, वो ना कभी करेंगे। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो आपको पता चल जाती हैं कि कौन कितना सभ्य है, नहीं सभ्य है। जो असभ्य ही लोग हैं वो इसी तरीके की चीज़ें करते हैं, चाहे वो एक इंग्लिश चैनल हो, चाहे हिंदी चैनल हो, चाहे संस्कृत चैनल हो। किसी भी लैंग्वेज में कोई ये बोल दे कि भाई वो संस्कारी तो ये संस्कारी नहीं, वो सब झूठ है, ठीक है, मोह माया है। इन सब गधों से थोड़ा सा अगर आप दूर रह सकते हो तो रो, अपना दिमाग लगाओ। ये ज़बरदस्ती का नैरेटिव है। लव है आपका, आई रियली लव द स्टोरी, और मुझे लगा कि एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा है और आज की टाइम की प्रॉब्लम जेन्युइनली ये करता है। एट द सेम टाइम रीमेक बनाना आज की डेट में आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्या डन इन देवा ऑल्सो, वो आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जो बन गई हैं मूवीज़ ये बहुत बढ़िया मूवीज़ हैं। अब इनका फेट यही है कि शायद ये OTT वगैरह पे लोग अच्छे से कंज्यूम कर लेंगे, जैसे सरफेरा वगैरह कर ली थी। लेकिन बॉलीवुड को तो कसम खा लेनी है गुरुद्वारे में जाके कि भाई मैं बाबा जी के सामने हाथ जोड़ के मत्था टेक के बोल रहा हूँ कि रीमेक आएगा तो मैं सुनूंगा ही नहीं, ये वर्ड मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता। थोड़ी इज्जत कमाने वाला काम है। एंड हायर वन PR एजेंसी विच कैन ब्रिंग ऑल द पीपल टुगेदर। तो जितने भी आपके T सीरीज़ वाले हो गए जो मुंह बना के अलग से बैठ के अलग ही ऑपरेट कर रहे हैं, जियो हो गया, यशराज हो गया, इन सबको इकट्ठे आना होगा और ये बोलना होगा कि यार हिंदी चीनी भाई भाई बड़ी सेलिब्रेशन करो। जब गदर 2 आई थी तो सारी इंडस्ट्री एक साथ आई थी। दो सेलिब्रेशन यूज्ड टू हैपन एवरी टाइम द मूवी सक्सीडेड इन येस्टरडे ईयर्स। आज क्यों नहीं होता है ये? तो सब लोग मुंह बना के बैठे हुए हैं एक दूसरे से। वो कहने की बात है कि सिर्फ बड़ी पार्टीज होती हैं, वो पार्टीज अपने अपने ग्रुप्स में हो रही हैं। ये ग्रुपिज्म छोड़ के जिस दिन ये हिंदी सिनेमा हो जाएगा तो ये हिंदी सिनेमा से एक दिन जल्दी ही इवॉल्व होकर इंडियन सिनेमा का भी हो जाएगा। ये जो डिवाइड एंड रूल जो लोग कर रहे हैं फॉर फ्यू व्यूज हेयर एंड देयर, तो उनको बस सिर्फ यही बोलो, शेम ऑन यू।